हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेन नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जो है 94th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो डील करती है इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस से। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें लॉ कमीशन होता क्या है और उसका काम क्या होता है वो डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। देखिए, लॉ कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन कमीशन होता है, नेशनल वुमेन राइट कमीशन होते हैं। तो वैसे भी लॉ कमीशन भी एक कमीशन है, जो इंस्टीट्यूशन है। जो ये सारी कमीशन होती हैं, ये बेसिकली सोसाइटी में सर्वे करती हैं और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं। और वो रिपोर्ट आगे मिनिस्ट्रीज में फॉरवर्ड करती हैं, जो डिसाइड करते हैं कि जो सर्वे हुआ है उसके ऊपर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जस्टिस कमेटी बनी थी 2012 में आफ्टर द निर्भया केस, जिसने क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए थे। तो वैसे ही एक ये लॉ कमीशन भी एक इंस्टीट्यूशन है, जो सोसाइटी में सर्वे करती है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। पर जो ये 94th लॉ कमीशन रिपोर्ट है इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंसेस पे, इसके ऊपर अभी भी कोई लॉ बना नहीं है। बट ये एक रिकमेंडेशंस थी लॉ कमीशन की तरफ से। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 11 चैप्टर्स हैं इसमें। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1.1, ये रिपोर्ट एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ को डिस्कस करना प्रपोज करती है, जो एविडेंस के स्कोप से रिलेटेड है। सवाल ये है कि क्या क्रिमिनल केसेस में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होना चाहिए कि वो ऐसे एविडेंस को एक्सक्लूड करे जो इलीगली या इम्प्रॉपरली ऑब्टेन किया गया है। ये सवाल जो ऊपर ब्रॉडली स्टेट किया गया है, इंडिया में जुडिशियल डिसीजन में उतनी गहरी अटेंशन नहीं मिला है जितनी कुछ और कंट्रीज में मिला है। लेकिन कुछ रीजंस जो बाद में एक्सप्लेन होंगे, उनकी वजह से इस सवाल को डिटेल में एग्जामिन करना जरूरी है। 1.2, जनरली स्पीकिंग इंडियन कोर्ट्स का ट्रेडिशनल अप्रोच ये रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं हैं जो पर्टिकुलर एविडेंस को एक्सक्लूड करने के लिए कहे, तो सिर्फ ये फैक्ट कि एविडेंस इलीगल ऑब्टेंड की गई है उसके क्रिमिनल ट्रायल में एडमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश केस सैंग में लॉर्ड स्कारमैन ने ऑब्जर्व किया था कि जजेस का काम प्रोसिक्यूशन के डिसीजन को हैंडल करना नहीं होता, और सेव इन वेरी रेयर सिचुएशंस जैसे कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जज सिर्फ ट्रायल की कंडक्ट को देखते हैं। इंडिया में भी यही अप्रोच अडॉप्ट किया गया। 1.3, ट्रेडिशनल इंडियन व्यू एक स्ट्रिक्टली लीगलिस्टिक अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अब ये लगता है कि इस टॉपिक पर नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। लॉ कमीशन ने खुद ही इस सब्जेक्ट को उठाने का फैसला किया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स पर बढ़ते हुए जोर के चलते ये और सिमिलर कंट्रोवर्सीज इंपॉर्टेंट हो गई हैं या होने वाली हैं। खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में आर्टिकल 21 का एक्सपेंडिंग स्कोप इस तरह के इंक्वायरी को प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस दे सकता है। ये इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है कि लॉ में कोई रेडिकल चेंजेस सजेस्ट किए जाएं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्कशंस को स्टिमुलेट करना, इश्यूज को क्लैरिफाई क्लियरली समझाना, कंट्रोवर्सी के काउंटर्स को डिफाइन करना, और इंडियन लॉ के प्रेजेंट पोजीशन को टेस्ट करना डॉक्ट्रिन और डेवलपमेंट्स के लाइट में। अगर इस इंक्वायरी के बाद लगता है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो सूटेबल सजेशंस दिए जाएंगे। 1.4, इस कंट्रोवर्सी के कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरटोन्स ओवरटर्न्स और ह्यूमन राइट्स के इम्पोर्टेंस के चलते इस इंक्वायरी के लिए कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी होगा।
दुनिया के दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट्स चाहे पुराने हो या नए रेलिवेंट है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कंट्रीज में इस टॉपिक पर लॉ अभी फ्लूइड कंडीशन में है। तो जो भी असेसमेंट्स वहाँ के लॉज का किया जाएगा वो टेंटेटिव होगा और शायद अप टू डेट पोजीशन को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि ये टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। जो भी कंक्लूजन्स यहाँ लिए जाएंगे वो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होंगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में दोबारा एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। 1.5, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन लेने के लिए कमीशन ने एक वर्किंग पेपर सर्कुलेट किया था, जो इस रिपोर्ट के आगे के चैप्टर्स में कवर किया गया है। वर्किंग पेपर के एंड में कुछ इश्यूज को डिस्कशन के लिए रेस किया गया था। ये वर्किंग पेपर सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, स्टेट गवर्नमेंट्स, हाई कोर्ट्स, बार एसोसिएशंस और दूसरे इंटरेस्टेड पर्संस और बॉडीज को भेजा गया था। जो कमेंट्स उस वर्किंग पेपर पर मिले उनका समरी इस रिपोर्ट के एक लेटर चैप्टर में दिया जाएगा। अ, तो बस इतना ही फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी में। देखिए, एक एडिशनल बात मैं आपको बता देता हूँ। जो इलीगल ऑब्टेन्ड एविडेंसेस होते हैं ना, उनको फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री के नाम से भी एक टर्म ये है, फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, उसके नाम से भी रेफर किया जाता है। इसमें जो फ्रूट है वो रेफर करता है इलीगल एविडेंस को, और पॉइजनस ट्री जो है वो रेफर करता है इलीगली ऑब्टेन्ड। तो ये बात आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू सेकंड चैप्टर, द डिफरिंग अप्रोचेस। 2.1, ब्रॉडली स्पीकिंग कॉमन लॉ वर्ल्ड में इस इशू पर चार अलग अलग मॉडल्स फॉलो कर होते हैं। क्या इलीगली या इम्प्रॉपरली गया गैदर की गया एविडेंस को ट्रायल में यूज किया जा सकता है? ये क्वेश्चन उठा था कि क्या इलीगली या इम्प्रॉपरली जो एविडेंस मिलता है, क्या उसे एविडेंस के ट्रायल में यूज किया जा सकता है या नहीं। ये मॉडल्स इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि लॉ किस हद तक मेथड्स और प्रॉपर्टी नॉर्म्स के कॉम्प्लायंस को इम्पोर्टेंस देता है जब एविडेंस गैदर की जा रही हो। इलीगल और इम्प्रॉपर टर्म्स का यूज डिस्कशन में सिर्फ कन्वीनियंस के लिए किया गया है। ये इम्प्लाई नहीं करता कि ये दो सिचुएशंस हमेशा अलग कंपार्टमेंट्स में रहती हैं। हर कंट्री का अप्रोच इलीगल और इम्प्रॉपर एविडेंस के लिए अलग हो सकता है। कोर्ट्स भी जब ये इशू डील करते हैं अक्सर ये नहीं बताते उनका डिसीजन इलीगैलिटी पर आधारित था, इम्प्रॉपर्टी पर, या अ, दोनों फैक्ट्स पर। एक सेकेंड जस्ट, या 2.2, एक और क्लैरिफिकेशन जरूरी है। अगर किसी कंट्री में पब्लिक ऑफिसर्स के कंडक्ट को रेगुलेट करने वाले रूल्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का इशू का स्टेटस ले लिया हो, सॉरी, तो कंट्रोवर्सी नए और कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस ले सकती है। अगर डिस्कशन में ऑर्डिनरी लॉ के पोजीशन का जिक्र किया गया है तो उसका मतलब ये है कि ये पोजीशन उन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के बिना है जो किसी स्पेसिफिक केस लॉ में डायरेक्टली एड्रेस नहीं हुई हो। 2.3, कंट्रीज के अप्रोचेस को चार ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी, कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया में स्ट्रिक्ट अप्रोच लिया गया है। यहाँ इलीगली या इम्प्रॉपरली कलेक्ट की गई एविडेंस जब तक कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना हो लीगली एडमिसिबल होती है। हालांकि इलीगैलिटी या इम्प्रॉपर्टी इम्प्रॉपरली एविडेंस की वेट को अफेक्ट कर सकती है। इंडियन पोजीशन को आर्टिकल 21 के एक्सपेंडिंग स्कोप के लाइट में देखा जा सकता है। आर्टिकल 21 का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्लॉज का अंडरस्टैंड ये पोजीशन चेंज कर सकता है, इंटरप्रिटेशन है ये आर्टिकल 21 का, कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का क्लॉज इंटरप्रिटेशन ये पोजीशन चेंज कर सकता है। लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने अब तक डायरेक्टली डिसाइड नहीं किया कि इलीगल या इम्प्रॉपर मेथड्स से एविडेंस कलेक्ट करना आर्टिकल 21 का वॉयलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा या नहीं। ये था हमारा पूरा 2.3। आप इसको रीड भी कर सकते हैं पॉज करके। तो अब हम बात करते हैं 2.4 की।
2.4 सेकेंड कैटेगरी। ये कैटेगरी उन कंट्रीज की हैं जो जहाँ कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो इलीगल या इम्प्रॉपर मेथड से कलेक्ट की गई एविडेंस को ट्रायल में रिजेक्ट कर सकें। 2.5 द थर्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो कंट्रीज हैं जहां लॉस एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के जरिए कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एविडेंस को एक्सक्लूड करता है अगर वो पब्लिक ऑफिशियल्स के कंडक्ट से रिलेटेड सब्सटैंटिव नॉर्म्स का वायलेशन करके कलेक्ट की गई हो। 2.6 फोर्थ कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो कंट्रीज हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एविडेंस को ट्रायल में यूज होने से रोकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का वायलेशन करके कलेक्ट की गई हो। सबसे क्लियर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है जहां फोर्थ अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट के केस लॉ इस सिचुएशन को कवर करते हैं। 2.7 कुछ कंट्रीज का ब्रीफ स्टेटमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ इलीगली ऑब्टेन की गई एविडेंस इनएडमिसिबल होती है ताकि लॉ एनफोर्समेंट इलीगल एक्टिविटीज ना करे। कनाडा। यहाँ कोर्ट सच्चाई की तलाश को पॉलिसी कंसिडरेशन के नीचे सबऑर्डिनेट करने में रिलक्टेंट है। स्कॉटलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन होता है जो अक्सर एक्सरसाइज होता है। इंग्लैंड। यहाँ इस मैटर पर पोजीशन फ्लूइड है। इंडिया। यहाँ एविडेंस की लीगल रेलिवेंस प्राइमरी कंसिडरेशन होती है। एविडेंस किस तरह से ऑब्टेन की गई है वो एक कोलैटरल इशू है जो एडमिसिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कोर्ट ये कंसीडर कर सकता है कि ये मैटर प्रोड्यूसिंग पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर असर डाल सकता है। तो चैप्टर 2 में बस इतना ही। आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा। नाउ मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, द इंडियन लॉ। यस। 3.1 इंडियन लीगल सिस्टम का जनरल अप्रोच। अगर एविडेंस इलीगली या इम्प्रॉपरली गैदर की गई हो तो उसे इनएडमिसिबल नहीं माना जाता, लेकिन कुछ केसेस में उसकी वेट पर असर हो सकता है। कोर्ट्स ने जनरली इस बात को माना है कि लॉ का वायलेशन एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। 3.2 ये अप्रोच क्यों है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1873 में इनैक्ट हुआ पहला कॉम्प्रिहेंसिव कोड था जो पूरे कॉमनवेल्थ में आया। ये एक्ट फैक्ट्स को रेलिवेंट और इररेलेवेंट और एविडेंस को एडमिसिबल और इनएडमिसिबल कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जब बाकी कंट्रीज में कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन के बेसिस पर डिस्क्रिप्शन डेवलप हो रहा था, तब तब तक इंडियन जुडिशरी एविडेंस एक्ट के कोडिफाइड फ्रेमवर्क को अपना चुकी थी। कोर्ट्स ने एडमिसिबिलिटी के क्वेश्चंस डिसाइड करने के लिए सिर्फ एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का यूज किया और एक्ट के फ्रेमवर्क के बाहर जाने को अवॉइड किया। 3.3 कोडिफिकेशन का इफेक्ट। एविडेंस एक्ट के इनैक्ट होने तक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर भी कोडिफाइड हो चुकी थी। ये सिचुएशन ये असम्पशन बनाने लगी कि किसी भी केस में स्टैचू लॉ स्टैच्यूट लॉ और फाइनल रिकोर्स है। प्रिवी काउंसिल के एक फेमस प्रोनाउंसमेंट ने ये रीइंफोर्स किया कि एक कोड का एसेंस ये है कि वो अपने सब्जेक्ट में एग्जॉस्टिव होता है। कोर्ट ने एविडेंस एक्ट को भी इस तरह इंटरप्रेट किया और इसलिए एविडेंस लॉ का डेवलपमेंट सिर्फ कोडिफाइड फॉर्म के थ्रू हुआ बिना किसी और सोर्स के इन्फ्लुएंस के। 3.4 कन्फेशंस का स्पेशल केस। दूसरी कंट्रीज में कन्फेशन की एडमिसिबिलिटी डिस्क्रिशन का एक फर्टाइल ग्राउंड रही है, लेकिन इंडिया में एविडेंस एक्ट के सेक्शन ने इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है जिसे जुडिशियल क्रिएटिविटी और डिस्क्रिशन का स्कोप कम हो गया है। यहाँ कन्फेशंस और कन्फेशंस की एडमिसिबिलिटी सिर्फ स्टैट्यूटरी लॉ और उसकी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करती है, ना कि अनकोडिफाइड लॉ के प्रिंसिपल्स पर। जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस का कॉन्सेप्ट इस एरिया में लगभग बैरन हो गया है। लॉ कमीशन ने एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस प्रोविजंस पर पहले डिटेल्ड एनालिसिस की है, इसलिए यहाँ कन्फेशंस के प्रोविजन डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट ये है कि अगर कोडिफाइड लॉ नहीं होता तो ये मैटर ज़्यादा इलास्टिक और
डिस्क्रिशन बेस्ड होते, लेकिन इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ने इन्हें प्रीएम्प्ट कर लिया है। तो लेट्स मूव ऑन टू 3.5। आप एक बार इसे रीड भी कर लिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। 3.5, स्टैचू ओरिएंटेड अप्रोच का एक्सटेंशन। कन्फेशंस के केस में स्टैचू ओरिएंटेड अप्रोच इस्टेब्लिश होने के बाद कोर्ट्स ने ये अप्रोच अदर टॉपिक्स पर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे सर्चेस के केस में अम, जैसे सर्चेस के केस में या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सर्च करने के रूल्स और सेफगार्ड स्पेसिफाई करता है। जैसे दो इंडिपेंडेंट विटनेस की प्रेजेंस। अगर सर्च स्टैट्यूटरी रूल्स को फॉलो किए बिना होता है, तब भी कोर्ट्स को लीगलिस्टिक अप्रोच ये है कि उस सर्च से मिली एविडेंस इनएडमिसिबल नहीं होती। ट्रायल जज के पास इस एविडेंस को एक्सक्लूड करने का डिस्क्रिशन नहीं होता। स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स का वायलेशन पुलिस के अगेंस्ट स्ट्रक्चर के लिए बेसिस बन सकता है और एविडेंस की वेट को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर एविडेंस इलीगल सर्च से मिलती हो तो भी कन्विक्शन की लीगैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये था हमारा 3.5। लेट्स टॉक अबाउट 3.6। सुप्रीम कोर्ट का 1973 का डिसीजन। इस डिसीजन को कभी कभी इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है या किया जाता है कि कोर्ट्स के पास इलीगली ऑब्टेन एविडेंस को एक्सक्लूड करने का डिस्क्रिशन है। लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एविडेंस को एडमिसिबल माना था और ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि इलीगल गैदर की गई एविडेंस की एडमिसिबिलिटी इफेक्ट होती है। केस जो था उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये केस ब्राइबरी का था, जिसमें बॉम्बे के कोरोनर पर एक डॉक्टर से 20,000 की ब्राइब मांगने का आरोप था। ये ब्राइब इसलिए मांगी गई थी ताकि डॉक्टर को नेग्लिजेंस का गिल्टी डिक्लेयर ना किया जाए। डॉक्टर ने एंटी करप्शन पुलिस को बुलाकर मदद मांगी और उन्होंने डॉक्टर के टेलीफोन पर एक टेप रिकॉर्डर अटैच कर दिया। डॉक्टर और एक्यूज्ड के बीच जो कन्वर्सेशन हुई उसे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया। एक्यूज्ड ने आर्ग्यूमेंट किया कि टेलीफोन कम्युनिकेशन को टैम्पर करना इलीगल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ इलीगैलिटी हुई भी हो तो भी उसे एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। आर्टिकल 21 के तहत भी इस एविडेंस को चैलेंज करने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी फेल हो गई। इंग्लिश लॉ का रेफरेंस। एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर अपना व्यू सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश लॉ का भी जिक्र किया। प्रिवी काउंसिल के वेल नोन कुरुमा केस का रेफरेंस दिया गया, जिसमें लॉर्ड गॉर्डन ने कहा था कि इलीगल मींस से गैदर की गई एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही लॉर्ड गॉर्डन ने कहा यह भी कहा था कि अगर इलीगैलिटी इलीगल ऑब्टेन्ड एविडेंस अनफेयर लग रही हो उस पार्टी के खिलाफ जिसके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, तो कोर्ट उसे एक्सक्लूड करने का डिस्क्रिशन रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सिर्फ ये डॉक्ट्रिन का मेंशन किया, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं किया कि इंडियन कोर्ट्स के पास भी ऐसा डिस्क्रिशन है या नहीं। केस को डिस्क्रिशन के होने या ना होने के बेसिस पर डिसाइड नहीं किया गया। एविडेंस को एडमिट कर लिया गया चाहे उसके गैदरिंग में इलीगैलिटी हुई हो। तो मैं आपको ये केस का नाम बता देता हूँ, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये अ, हमारा ये केस था, ये RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ थर्ड चैप्टर। इसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट डिस्क्रिशन होने की तरफ इंडिकेट करता है तो इस डिस्क्रिशन को स्टैचूट लॉ में फॉर्मली इनकॉर्पोरेट करने की हमारी रिकमेंडेशन वेलकम होगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक कंक्लूजन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू
चैप्टर 4, इंग्लिश एंड स्कॉटिश लॉ। 4.1, इंग्लैंड का अप्रोच, कुरुमा केस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था एक एग्जांपल, कुरुमा केस क्या, तो ये उससे स्टार्ट हो रहा है 4.1। इंग्लिश लॉ में इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस पर कुरुमा केस एक क्लासिकल एग्जांपल है। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने इलीगल सर्च के थ्रू मिलने वाली एविडेंस को एडमिसिबल माना। प्रिंसिपल ये था कि अगर एविडेंस रेलिवेंट है तो उसका इलीगली कलेक्ट होना एडमिसिबिलिटी, सॉरी ये मिस प्रोनाउंस हो गया थोड़ा, एडमिसिबिलिटी पर असर नहीं डालता। अगर एविडेंस गैदर करने वाले ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए सिविल रेमेडी या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लेकिन एविडेंस एडमिसिबल रहेगा। लॉर्ड गॉर्डन ने कहा, इट मैटर्स नॉट हाउ यू गेट इट, इफ यू स्टील इट इवन इट वुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस। लेकिन उन्होंने डिस्क्रिशन का जिक्र किया कि अगर एविडेंस अनफेयरली ऑपरेट करे अगेंस्ट एक्यूज, जैसे कि ट्रिक से लिया हो, तो जज उसे एक्सक्लूड कर सकता है। 4.2, आरवी संघ केस। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्लैरिफाई किया कि ट्रायल जज के पास डिस्क्रिशन तब होता है जब एविडेंस का प्रीजुडिशियल इफेक्ट प्रोबेटिव वैल्यू से ज़्यादा हो। पर अगर एविडेंस रेलिवेंट है और प्रॉपरली एडमिसिबल है तो जज उसे सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज नहीं कर सकता कि वो अनफेयर या इम्प्रॉपर मीन्स से गैदर किया गया हो। लॉर्ड सैलमोन ने कहा कि डिस्क्रिशन लिमिटेड होती है और एडमिशंस या कन्फेशंस पर ज़्यादा लागू होती है। ये था हमारा 4.3। सॉरी मैं नीचे करना भूल गया था। या अब हम बात करते हैं 4.4, सिमिलर फैक्ट्स एविडेंस। इंग्लैंड में जजेस डिस्क्रिशन यूज करता है जब एक्यूज्ड के पास जब एक्यूज्ड के पास्ट मिसकंडक्ट का एविडेंस एडमिसिबल किया जाता है। अगर एविडेंस बस यही दिखाए कि अक्यूज्ड एक क्रिमिनल नेचर का व्यक्ति है तो उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है। पर अगर एविडेंस किसी और रेलिवेंट पर्पस के लिए हो तब एडमिसिबल हो सकता है। जज को देखना होता है कि एविडेंस की वेट ज़्यादा है या सिर्फ प्रिजुडिशियल है। नाउ 4.6, नूर मोहम्मद केस। इस केस में एक्यूज पर अपनी लवर को साइनाइड देकर मारने का आरोप था। जज ने एक्यूज के पास्ट बिहेवियर का एविडेंस एडमिट किया। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ये एविडेंस गलत एडमिट किया गया क्योंकि ये सिर्फ एक्यूज्ड की क्रिमिनल नेचर दिखाता था और कोई सब्सटैंशियल रेलिवेंस नहीं था। नाउ 4.7, कन्फेशंस। इंग्लैंड में लीगली एडमिसिबल कन्फेशन को भी एक्सक्लूड किया जा सकता है अगर उसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल लगे। कन्फेशन सिर्फ तब एडमिसिबल होते हैं जब वो वॉलेंट्री हो और किसी प्रेशर, थ्रेट या अनफेयर एडवांटेज के बिना दिए गए हों। जज रूल्स ऑफ 1964 कहता है कि अगर कन्फेशन गाइडलाइंस फॉलो ना करे तो एक्सक्लूड किया जा सकता है। 4.8, एन्यूमरेटेड डिस्क्रिशंस। इंग्लैंड इंग्लैंड में कोर्ट्स के पास कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में डिस्क्रिशन होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दी गई है हमें ए से लेके जी तक। ए, इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस। बी, इम्प्रॉपरली ऑब्टेन्ड एविडेंस। सी, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स। डी, एक्यूज्ड के कैरेक्टर पर क्रॉस एग्जामिनेशन। ई, कन्फेशंस। एफ, एविडेंस जो ट्रायल को प्रेजुडिस कर सकती हो। जी, एक्यूज्ड ऑफ एडमिशंस। तो ये थे जिसपे इंग्लैंड के कोर्ट्स में स्पेसिफिक पावर्स। नाउ 4.9, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का अप्रोच। स्कॉटलैंड में इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस पर इंग्लैंड से अलग अप्रोच है। जज के पास डिस्क्रिशन होती है लेकिन डिफॉल्ट प्रिजम्पशन होती है कि इरेगुलरली
ऑब्टेन्ड एविडेंस एडमिसिबल है। पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ता है कि इरेगुलरिटी अर्जेंट थी या जस्टिफाइड थी। 4.10 गाइस, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, इस पे कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो मैं आपको 4.11 का एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल इन स्कॉटलैंड, एविडेंस एक्सक्लूड किया गया जब सस्पेक्ट के नेल स्क्रैप करना असॉल्ट माना गया। इलीगली सर्च से मिले डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि वो सिटीजन प्रोटेक्शन को अंडरमाइन करते हैं। लेकिन अगर पुलिस ने गुड फेथ में एक्शन लिया हो तो एविडेंस एडमिट किया जा सकता है। तो इससे हम कंक्लूजन लगा सकते हैं कि स्कॉटिश अप्रोच पुलिस प्रैक्टिसेस पर जुडिशियल स्क्रूटिनी इंश्योर करता है और बर्डन पुलिस पर डालती है कि वो अपने इम्प्रॉपर एक्शंस को जस्टिफाई करे। अगर ऑफेंस सीरियस हो तो एक्सक्लूजन की पॉसिबिलिटी कम होती है। ये दोनों सिस्टम्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, अपनी अपनी डिस्कशंस को अलग अलग तरीके से बैलेंस करते हैं। तो ये था गाइस हमारा चैप्टर 4। जो चैप्टर 5 है वो हम अगली वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैं इसका अगला पार्ट बड़ी जल्दी बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।